हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ कक्षा 10 का तीसरा अध्याय है ये, और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कराने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, और जो 7 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे इस बार 2022 में। तो प्रश्न नंबर 1 है, धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है वो क्या है, और हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय एवं दूसरा जो कम सक्रिय है, ऐसे क्या धातु हैं जो उनका नाम लिखिए। मतलब ये 2012 में, 16 में और 20 में आया था। और विद्युत जो रासायनिक श्रेणी है वो क्या है, और इसके 2 प्रमुख अनुप्रयोग दीजिए, बताइए। तो शुरू करते हैं। तो धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है उसी को विद्युत रासायनिक श्रेणी भी कहते हैं, और ये वह सूची है, यह वह डिटेल्स हैं जिसमें जो धातुएं हैं उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद निम्न श्रेणी को विकसित किया गया है और जिसे सक्रियता श्रेणी कहा गया है, मतलब विस्थापन अभिक्रिया करके। तो पाया गया है जो सक्रियता श्रेणी है वो धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता है, वो दिखाता है सक्रियता श्रेणी। जो सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होंगे वो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम होंगे। और जिंक के बाद जो अभिक्रियाशीलता है वो घट जाएगी, जिंक, आयरन, लेड और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बाद और जो सबसे कम अभिक्रियाशील है वो कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड है। हाइड्रोजन से जो अधिक सक्रिय है वो धातु है मैग्नीशियम, व कम सक्रिय धातु है कॉपर है। मतलब जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो सक्रिय हैं और हाइड्रोजन के नीचे जो हैं वो कम अभिक्रियाशील हैं, यानी कि वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे जो कम अभिक्रियाशील होंगी, और जो अधिक सक्रिय होंगे वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर पाएंगे, यानी जो अम्ल होते हैं उनको, क्योंकि अम्ल में हाइड्रोजन ही होता है। अनुप्रयोग मतलब इसके यूज़ क्या है। तो विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है उसकी सहायता से धातुओं की अभिक्रियाशीलता की तुलना की जा सकती है कि कौन ज़्यादा अभिक्रियाशील है, और विद्युत रासायनिक जो श्रेणी है उसकी सहायता से विभिन्न जो धातुएं हैं एवं अम्लों में से हाइड्रोजन विस्थापित कर पाने की क्षमता की भी जानकारी हो जाती है, जो मैंने अभी बताया था। आगे है प्रश्न 2, तांबे के यानी कॉपर जो पायरेट है उसके अलावा अतिरिक्त 2 मुख्य अयस्कों के नाम व सूत्र लिखिए जो कॉपर पायरेट से तांबे के निष्कर्षण या तांबे को निकालने की विधि का मुख्य पदों एवं समीकरणों से ही समझाना है। 2014 में क्वेश्चन आया था। कॉपर के निष्कर्षण में जो भर्जन है या प्रगलन में होने वाली जो अभिक्रियाएं हैं उनको समझाना है, और आवश्यक जो समीकरण है उसको भी बताना है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है कि परावर्तनी जो भट्टी होती है उसका सचित्र वर्णन करना है, मतलब दिखाना है उसको, और कॉपर के निष्कर्षण में इसमें होने वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका समीकरण भी लिखना है। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ, ये क्वेश्चन भी अभी कॉपर जो धातु क्रम है उसमें प्रयुक्त जो भर्जन क्रिया है उसको सचित्र समझाना है, और कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क हैं उनके नाम लिखिए, जैसे बेसमीकरण और सचित्र समझाइए, एवं अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी दीजिए। 2011 और 15 में पूछा गया है। आगे बहुत सारे तरीके हैं। कॉपर पायरेट से फफलोदेर जो तांबा है वो प्राप्त करने की जो विधि है उसका वर्णन कीजिए, और संबंधित जो अभिक्रियाएं हैं उसके समीकरण लिखिए। द्रवित जो मैट होता है उससे शुद्ध तांबा कैसे प्राप्त होता है। तांबे के मुख्य अयस्क का नाम तथा सूत्र लिखिए और इसके सांद्रण की विधि बतानी है। बेसमीकरण जो है उसमें प्रयुक्त होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखनी है। बेसमीकरण जो है उस पर टिप्पणी देनी है। फैन प्लवन विधि का संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आंसर सिर्फ एक है, वो है ये। तो जो तांबे होता है, तांबे का मुख्य जो अयस्क होता है वो कॉपर पायराइट होता है, जिसमें कॉपर, आयरन और सल्फर तीनों होते हैं। कॉपर पायराइट जो होता है उसके अलावा कॉपर के 2 प्रमुख अयस्क और हैं, जो कॉपर ग्लांस यानी कॉपर सल्फाइड जो होता है, और कॉपर क्यूप्राइड जो है कॉपर ऑक्साइड होता है। कॉपर का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, कॉपर को मतलब कैसे निकाला जाता है ज़मीन से। तो कॉपर का जो निष्कर्षण होता है वो मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों से किया जाता है, क्योंकि सल्फाइड अयस्क में पाए जाते हैं ज़्यादा। तो जो कॉपर पायरेट है वो कॉपर, आयरन और सल्फर, कॉपर का एक मुख्य सल्फाइड अयस्क होता है, और कॉपर जो पायराइट है इससे कॉपर प्राप्त करने की सबसे पहले जो अयस्क के बड़े बड़े क्या है टुकड़े को हथौड़े से पीटकर दलित्र द्वारा स्टैम्प मिल के प्रयोग से एक महीन जो चूर्ण होता है चूरे के रूप में पर्याप्त कर लेते हैं, और इसके बाद निम्नलिखित प्रक्रम किए जाते हैं। तो जो अयस्क का जो सांद्रण है, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सल्फाइड जो अयस्क है उसका सांद्रण फैन प्लावन
फ्लोटेशन एक विधि है उसके द्वारा किया जाता है। जो बारीक जो पिसा हुआ सल्फाइड अयस्क होता है उसको जल से भरे हुए एक टैंक में डाल दिया जाता है और उसमें थोड़ा चीड़ का तेल होता है, एक चीड़ का तेल वो मिलाया जाता है और पोटेशियम एथिल जेंथेट मिलाकर, मतलब ये तीसरा प्रोडक्ट है, वो वायु में तेज धारा प्रवाहित किया जाता है। मतलब वायु की जो धारा है वो तेज प्रवाहित की जाती है और जो सल्फाइड अयस्क होता है उसके कण तेल से भीगकर द्रव की सतह पर फैन जो है झाग के रूप में एकत्रित यानी इकट्ठा हो जाते हैं और जो अशुद्धियाँ हैं वो जल से भीगकर टैंक के जो पेंदे हैं उसमें बैठ जाती हैं और सांद्रित अयस्क को अलग कर लेते हैं। तो ये दिखा रखा है प्रोसेस पूरा, वायु, अयस्क, जल, चीड़ का तेल और अशुद्धियाँ नीचे की तरफ दिखा रखी हैं। ये अशुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और फैन जो है ऊपर, झाग जो ऊपर बन जाता है और ये जल है। आगे है 2, सांद्रित जो अयस्क होता है उसका भर्जन किया जाता है उसके बाद, तो रोस्टिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में, रोस्टिंग ऑफ कंसनट्रेटेड ओर। कॉपर जो पायराइट होता है उसके सांद्रित जो अयस्क होता है उसको परावर्तनी एक भट्टी होती है, रिवर्बरेटरी जो फर्नेस होती है, ये भट्टी होती है, उसमें रखकर कम तापमान पर नियंत्रित कुछ हवा दी जाती है, कंट्रोल, उसकी उपस्थिति में इतना गर्म किया जाता है कि वह बिना पिघले ऑक्सीकृत हो जाए, मतलब उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाए और सल्फर हट जाए और इस प्रकार जो सांद्रित अयस्क होता है उसका भर्जन हो जाता है। और जो अयस्क होता है उसमें उपस्थित जो सल्फर होती है वो आर्सेनिक तथा एंटीमनी के उपद्रव ऑक्सीकृत होकर अपने जो ऑक्साइड है बनाते हैं और जो वाष्प के रूप में अलग हो जाता है। तो ये दिखा रखा है प्रोसेस। आगे है कॉपर पायराइट जो है वो ऑक्सीकृत होकर कॉपर सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है और फेरस सल्फाइड जो है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है उसके बाद। तो ये दिखा रखा है पूरा प्रोसेस। जो पायराइट है कॉपर पायराइट उसमें ऑक्सीजन मिलाने पर कॉपर सल्फाइड बनेगा और उसके बाद फेरस सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो कॉपर सल्फाइड है तथा जो फेरस सल्फाइड है उसका कुछ भाग कॉपर ऑक्साइड तथा फेरस ऑक्साइड में बदल दिया जाएगा या बदल जाते हैं। तो ये प्रक्रिया देखो दिखा रखी है, अयस्क है, ईंधन है, वायु है और चूल्हे के द्वारा इस वायु को क्या करते हैं, चिमनी के द्वारा ये निकल जाता है गैस के रूप में, कार्बन जो सल्फर डाइऑक्साइड है, ये जो दोनों है। और ये परावर्तनी भट्टी है। परावर्तनी का मतलब होता है कोई चीज़ नीचे टकरा के वापस बाहर निकल जाना, इस तरीके से। आगे है जो भर्जित हो गया अयस्क, उसके बाद उसका प्रलग्न करते हैं। स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है ऑफ द जो रोस्टिंग की है उसके बाद रोस्टेड ओर का। तो जो भर्जित अयस्क होता है उसको रेत द्वारा कोर्क में मिलाकर ऊंचे ताप पर वाल्यता या भट्टी एक होती है, ब्लास्ट फर्नेस, उसमें पिघलाया जाता है और रेत में जो SiO2 होता है उसकी अधिकता में और कोक में कार्बन होता है और इस क्रिया को भर्जित अयस्क का प्रलग्न कहते हैं। और जो कॉपर पायराइट होता है उसके भर्जित जो अयस्क होते हैं उसके प्रलग्न के फलस्वरूप उसमें उपस्थित जो कॉपर ऑक्साइड होती है और जो फेरस सल्फाइड होता है वो निम्न प्रकार से अभिक्रिया करते हैं, इस प्रकार से। तो जो कॉपरस जो ऑक्साइड होती है वो फेरस सल्फाइड से क्रिया करके एक क्यूपरस सल्फाइड बनाती है, इस तरीके से। उसके बाद जो फेरस सल्फाइड होता है वो प्राप्त मात्रा फेरस ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, या जैसे फेरस सल्फाइड जो हो गया किस में कन्वर्ट हो गया, फेरस ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया उससे। इस प्रकार प्राप्त जो फेरस ऑक्साइड है और प्रयुक्त गालक जो SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है उसके साथ अभिक्रिया करके आयरन सिलिकेट बनाता है जो धातु मल या स्लैग कहलाता है, धातु का मल। और सिलिका जो है वो गालक का कार्य करता है, इसको धातु मल में कन्वर्ट करने के लिए इसका काम करता है। और जो कॉपर सल्फाइड होता है वो फेरस जो सल्फाइड है उसका गलित मिश्रण है, जिसे क्या बोलते हैं, द्रवित मैट बोलते हैं, जो गलित अवस्था में फेरस होता है और भट्टी के पेंदे में एकत्रित या इकट्ठा हो जाता है। और जो मैट है उसके ऊपर जो गलित धातुमल है उसकी परत मतलब जमी हुई होती है, जम जाती है, और जो मैट है उसको निकास द्वार से बाहर निकाल लिया जाता है। आगे है बेसमेरीकरण जो है, मेस्मराइजेशन। प्रलग्न से प्राप्त जो स्मेल्टिंग करने के बाद जो गलित अवस्था में मैट मिला है उसमें थोड़ी क्वार्ट्ज या सिलिका मिलाकर एक
बेसेमर, बेसेमर क्या है, परिवर्तक होता है, उसमें भर दिया जाता है और उसमें जो वायु का झोंक प्रवाहित यानी वायु का झोंक प्रवाहित की जाती है। और जो गलित मैट होता है वो क्वार्ट्ज के मिश्रण में वायु का जो झोंक प्रवाहित किया जाता है उस पर निम्नलिखित अभिक्रिया करता है। कैसे? तो मैट में उपस्थित जो फेरस सल्फाइड होता है वो फेरस ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और जो फेरस ऑक्साइड जो है वो सिलिका से संयोज करके आयरन सिलिकेट बनाता है जो धातुमल कहलाता है और यह हल्का होने के कारण ऊपर आ जाता है। उपरयुक्त जो सिलिका है उसको बेसेमर परिवर्तक का बेसिक स्तर अवशोषित कर लेता है। जो सिलिका ऑक्साइड है, लाइम जिसे बोलते हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सिलिकेट या धातुमल बनाता है। और जो कॉपर सल्फाइड होता है उसका कुछ भाग क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाता है और यह पुनः क्यूप्रस सल्फाइड से क्रिया करके फफोलेदार तांबा ब्लिस्टर कॉपर बन जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था। कॉपर सल्फाइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना लेता है और कॉपर जो ऑक्साइड है वो सल्फाइड से मिलकर कॉपर सल्फाइड से मिलकर के फफलेदार तांबा बन जाता है और कॉपर जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो निकल जाती है उससे। आगे है मिश्र धातु किसे कहते हैं और कॉपर की दो प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम बताने हैं, संगठन बताना है, वह उपयोग बताना है, जो 2011, 13, 14, 15 वो 16 और 18 में पूछा गया। मिश्र धातु से आप क्या समझते हैं और धातु जो है एवं उसकी मिश्र धातु के गुणों में प्रमुख भिन्नता क्या है? तो शुरू करते हैं। जब दो या दो से अधिक धातुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है तो ये धातुएं आपस में यानी परस्पर मिल जाती हैं और एक समांगी मिश्रण बनाती है और ऐसे मिश्रण को ही मिश्र धातु कहते हैं। इन मिश्र धातुओं के भौतिक गुण मूल धातुओं के भौतिक गुणों से बिल्कुल भिन्न यानी अलग होते हैं। उदाहरण के लिए जो मिश्र धातु है पीतल, जिसमें 2 भाग तांबे के और 1 भाग जिंक यानी जस्ते के हैं, तो तांबा और जस्ता की अपेक्षा जो अधिक कैड़ा होता है मतलब कठोर होता है। और मिश्र धातु बनाते समय यदि विभिन्नता धातुओं को धीरे धीरे क्या करती है, गर्म किए जाएं और फिर उन्हें धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाए तो जो नर्म मिश्र धातु है वो प्राप्त होती है। और यह धातु को शीघ्रता से गर्म करके फिर शीघ्र से ठंडा किया जाता है तो मिश्र धातु कठोर या भंगुर हो जाती है। ये 2 तरीके हैं। इस प्रकार धातुओं से मिश्र धातु बनाने में उनकी कठोरता, वायु, जल आदि से क्रिया करने का जो गुण है, चमक, रंग और मूल्य आदि बदलकर अधिक उपयोगी बन जाते हैं। और कॉपर की 2 प्रमुख जो मिश्र धातु हैं उनकी संरचना जो संगठन है मुख्य उपयोग निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं, जो आगे सारणी है। तो जो एलॉय है जो मिश्र धातु है और उसका संगठन क्या है और उसका यूज़ क्या है। तो पीतल जो है वो कॉपर और अल्फा जो है उससे बना हुआ है, जिसमें जिंक होता है 30% और 70% होता है कॉपर। और इससे तार, मशीनों में के पुर्जे और बर्तन बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। एक होता है जर्मन सिल्वर, तो उसमें कॉपर होता है 50% और जिंक होता है 35% और निकल होता है 15%। इसके बर्तन, मूर्तियाँ बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 4। रासायनिक समीकरण देकर जस्ता यानी जिंक के कार्बोनेट अयस्क से धातु के निष्कर्षण का वर्णन करना है, यह कीजिए। तो धातुएं मुख्यतः प्रकृति में अयस्क के रूप में पाए जाते हैं और कार्बोनेट एवं सल्फेट के संयुक्त रूप में है। जस्ता यानी जिंक जो होता है, जिंक के कार्बोनेट अयस्क के धातु का निकालना या निष्कर्षण करना। तो धातुओं को उनके कार्बोनेट अयस्क से निकालना या निष्कर्षण करके धातुओं के ऑक्साइड प्राप्त करने के लिए धातुओं को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तेजी से गर्म करते हैं, जिसे निस्तापन कहते हैं। और निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों को धातु अयस्क में परिवर्तित किया जाता है। और इस प्रक्रिया में अयस्क में उपस्थित जो नमी है, वाष्पशील जो अशुद्धियाँ हैं, वो भी ऊष्मा द्वारा हट जाती है तथा अर्थात इस विधि में गर्म करने से अयस्क में जो उपस्थित नमी होती है और जो वाष्पशील अशुद्धियाँ होती है वो भी दूर हो जाती हैं। आगे है जिंक कार्बोनेट, ये दिखा रखा है, इससे जिंक ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड इससे निकल जाती है। और इस प्रकार जो प्राप्त अयस्क होता है उसका उपचायक पदार्थ जो है, जैसे एथ्रेसाइड जो होता है, कोर्क जो होता है कार्बन का जिसमें इस्तेमाल होता है, एवं उचित जो गालक है वो मिलाकर इसमें उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जिससे
जो जिंक का ऑक्साइड है वो हट करके जिंक हमें प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर वाले कंप्लीट हुए। अगर इसमें किसी में भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वेट करें मेरी नेक्स्ट वीडियो को जो बहुत जल्दी आने वाली है। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।